Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to JK Civil Services. So dear friends, accountancy and bookkeeping के 30 MCQs आपसे पूछे जाएंगे आपके अपकमिंग FAA एग्जाम में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में, राइट। तो JKSB का एज इट इज पैटर्न मैं फॉलो करके लेके आया हूँ 30 MCQs। जैसे कि JKSB गलतियाँ भी करता है, गलतियाँ नहीं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देता है कभी कभी, ठीक है, जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस में फंस सकते हो, 3 ऑप्शंस में फंस सकते हो। तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे। लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, और आप मेरे साथ साथ खुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेफ स्कोर कितना है अगर इस लेवल का पेपर आपको आता है, और तो और आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस इक्विटी, ना, गलत बात है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी इनटू इक्विटी, ना, गलत है। एसेट बराबर लाइबिलिटी बटा या लाइबिलिटी अपॉन इक्विटी, ये गलत बात है। सो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कि यह हमें बताता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स बराबर होते हैं या बराबर होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लायबिलिटी एंड इक्विटी के, राइट, लायबिलिटी एंड कैपिटल के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म डबल एंट्री मीन इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं इक्वल डेबिट फॉर इक्वल क्रेडिट, या हम कहते हैं इक्वल क्रेडिट फॉर इक्वल डेबिट, तो आप उसको टिक करते हैं। लेकिन ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है जो आपने देखे नहीं है आज तक, तो अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत है, ठीक। तो ऑप्शंस हमारे पास है ए रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ट्वाइस, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ट्वाइस हो सकता है। सेकंड, हैविंग टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना, गलत बात है। यूजिंग टू डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स, ना, मेथड्स की तो बात ही नहीं है डबल एंट्री में, ठीक है। तो मेंटेनिंग टू सेपरेट लेजर्स, तो ये भी गलत बात है, ये भी ऑप्शन हट गया। सो अप्रोप्राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है एक रिकॉर्डिंग में, ठीक है, टू फोल्ड इफेक्ट होता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, कहता है व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। कहता है कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ठीक है, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, है ना। तो चलिए जी, बैलेंस शीट हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें परफॉर्मेंस नहीं, पोजीशन दिखाता है एक कंपनी की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा, जहां पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ओके, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वैसे ही हट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की एक्सप्लेनेशन अब आप खुद देख लेना, और स्टेटमेंट और ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे उसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने नोट्स में ऐड कर लेना उन पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन, ठीक है। कहते जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू को या एक्सपेंसेस को, कब? क्या तब वो रिकॉग्नाइज उनको करता है जब कैश आपने रिसीव किया या पेड किया? ना, गलत बात है, ठीक है। वो उनको रिकॉग्नाइज कब करता है अपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को? जब वो ओकर होते हैं, जब वो अर्न होते हैं, ना कि जब वो कैश रिसीव करता है या पे करता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज? कैश फ्लोज स्टेटमेंट जो होता है उसका पर्पज क्या होता है, या हम कहेंगे सिंपली उसका मतलब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम क्या है, पर्पज क्या है? चलिए, ऑप्शंस आर टू रिपोर्ट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट, ना, ये रिपोर्ट कुछ नहीं करता है। दूसरी बात, टू शो द चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग ए पीरियड, ना, ये इक्विटी के चेंजेस भी हमें नहीं दिखाता है, ठीक है। टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
क्या ये एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ गई, डिफरेंसेस क्यों आ गए, वेरिएंस क्यों आ गए? ना, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है। तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसकी, कैश रिसीट्स की एंड कैश पेमेंट्स की, कैश कितना आया और कैश कितना आपने पेमेंट किया। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। अब ये टुचे लेवल का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी से गलत होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे करंट एसेट नहीं है, या हम कहेंगे कि कौन सा यहाँ पे नॉन करंट एसेट है, या हम कहेंगे कौन सा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है। सो लैंड इज द फिक्स्ड एसेट। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए जी, नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म एसेट ओवर इट इज यूजफुल लाइफ। Second option acquisition date, third option salvage value and D option is total life. Okay guys, तो क्या है कि डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म एसेट की, ठीक है, या फॉर ए लॉन्ग टर्म एसेट ओवर इट इज यूजफुल लाइफ। ठीक है, टोटल लाइफ नहीं होता, टोटल लाइफ एसेट कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये तो एसेट है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इसकी टोटल लाइफ हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ मतलब जहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कॉस्ट एलोकेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, ये एक प्रोसेस है जो उसका कॉस्ट को एलोकेट करता है। ठीक है गाइस, चलिए जी, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द बिजनेस बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें बोलता है कि बिजनेस जो होता है ये ओनर्स से अलग होता है। ठीक है, या हम अदर वर्ड्स में अगर हम इसको देख लेंगे कि ओनर्स का कोई लेना देना नहीं होता बिजनेस के साथ, हालांकि वो ओनर्स होते लेकिन वो क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस होते। तो हमने पढ़ा है कि एंटिटी प्रिंसिपल हम इसको कहते हैं। एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि ये जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, प्रोपराइटर होता है बिजनेस का, वो हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। ओके, वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है बिजनेस का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग। जो एडजस्टिंग एंट्रीज होते हैं अकाउंटिंग में, उनका पर्पज क्या होता है? ऑप्शंस आर टू करेक्ट एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये करेक्ट करता है एरर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? आप बोलोगे सर ना। टू अपडेट द अकाउंट्स फॉर इवेंट्स दैट हैव ओकर्ड बट आर नॉट येट रिकॉर्डेड। ठीक है, क्या ये अकाउंट्स को अपडेट करता है? हाँ, अपडेट तो करता है। एंट्रीज को हम एडजस्ट करते हैं, मतलब जब हम एडजस्ट करेंगे कुछ ना कुछ चीज तो अपडेट होगी। ठीक है, फिर आगे क्या है, फॉर इवेंट्स दैट हैव ओकर्ड बट आर नॉट येट रिकॉर्डेड। हाँ, वो चीजें या वो ट्रांजेक्शंस या वो इवेंट्स जो ओकर हुई लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है, तो उसी चीज के लिए तो एडजस्टिंग एंट्री होती है। तीसरा ऑप्शन, टू क्लोज द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। ना, ये गलत है। डी ऑप्शन, टू रिकॉन्साइल द बैंक स्टेटमेंट। ना, उसके लिए भी हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चलिए बनाइए वाला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जनरल लेजर इन अकाउंटिंग। जनरल लेजर का पर्पज क्या होता है अकाउंटिंग में? या सिंपली मैं आपको कहता हूं कि जनरल लेजर का मतलब आप मुझे बताइए क्या है। ठीक है, ये किस लिए होता है? ओके, चलिए जी, टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शंस। ना, डेली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास लेजर जर्नल होता है। ठीक है, टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ना, देखो दूर दूर ऑप्शन से आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। डी ऑप्शन, टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज। नो, कम्युनिकेशन हमारे अकाउंटिंग में लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन जो हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन एक ही ठीक रहता है कि ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स की समरी जो हमें प्रोवाइड करता है उसी को हम कहते हैं जनरल लेजर। ठीक है, अब जनरल लेजर में अब टोटल लेजर की कितने टाइप्स है वो आप देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस आर टू इंश्योर दैट ऑल अकाउंट्स हैव नॉर्मल बैलेंसेस। ये नॉर्मल बैलेंसेस क्या होता है? ठीक है, गलत काटो इस ऑप्शन को। टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज। हाँ, सही है।
तीसरा, टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, गलत ऑप्शन। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एरर्स इन द जनरल लेजर। ठीक है, अब ये आप इसमें आप फंस सकते थे, टू आइडेंटिफाई एरर्स इन जनरल लेजर, आप यहाँ पे फंस सकते थे, लेकिन यह क्या है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सीधा सीधा जो हमारे पास होता है ट्रायल बैलेंस एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, ये हमें इंश्योर करता है दैट बुक्स आर इन बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे कौन सा हमारे पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। जैसे आपने वर्ड कॉन्ट्रा देखा तो आपको कंट्रोवर्सी हुई होगी दिमाग में, मतलब कॉन्ट्रा मतलब दो चीज़ों पे ये मेंशन हो, दो जगहों पे मेंशन होता है, दो जगहों पे इसकी एंट्री होती है। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है, नहीं। सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सेल्स डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करेगा ना सेल्स रेवेन्यू को, ये सेल्स रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा, तो एक तो वहां पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा सेल्स डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में या डिस्काउंट की जगह भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स डिस्काउंट मतलब क्या होता है, सेल्स डिस्काउंट इज ए कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट दैट इफेक्ट्स द सेल्स रेवेन्यू अकाउंट, ये इफेक्ट करेगा सेल्स रेवेन्यू अकाउंट को भी, बताइए समझ, ऑफसेट करेगा उसको। चलिए, the term amortization is commonly associated with which type of asset। जो amortization हम टर्म यूज करते हैं, ये which type, ये किस एसेट पे हम लगाते हैं। एक मिनट, हाँ बताइए। ये हम कह सकते हैं कि amortization जो होता है ये सिनोनिम वर्ड है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हम फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट तो छोड़ो, हम टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल रहा, पेटेंट रहा, ठीक है, तो उन पे जो कॉस्ट एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म, उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि एमोर्टाइजेशन ये हमें एक प्रोसेस होता है, ये हमें एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करता है, किसका, इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, उनकी यूजफुल लाइफ में। चलिए नेक्स्ट, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन आर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे तो इस कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग है। तो व्हेन अर्नड ना, गलत है, ये तो एक्रूअल बेसिस है। व्हेन कैश इज रिसीव्ड, हाँ यही सही बात है। ठीक है, व्हेन एक्सपेंस आर इनकोर्ड ना, व्हेन बिल्स आर पेड ना। ठीक है, सो ओनली ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल है, या हम कहेंगे थोड़ा सा अपोजिट है, कैश बेसिस अकाउंटिंग थोड़ा सा अपोजिट है, तो किस कंसेप्ट के अपोजिट है वो आप मुझे बता देना। ओके, नेक्स्ट, which accounting principle requires that expenses be recognized in the same period as the revenue they help to generate। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज तभी करना है जब मतलब उस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है मैचिंग प्रिंसिपल। आई थिंक कि आपने ये करा होगा। ओके, मैचिंग प्रिंसिपल इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, अब आपको पता होगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये वाला बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लासिफाइड बैलेंस शीट। कहता है जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट, हो सकता है कुछ लोगों ने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा या आपने डीप भी पढ़ा होगा, लेकिन क्लासिफाइड बैलेंस शीट और सिंपल जो बैलेंस शीट हमने पढ़ा है थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है। चलिए जी, ऑप्शंस देखते हैं। इट लिस्ट्स एसेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, गलत बात है। इट इंक्लूड्स ओनली करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गलत बात है। ठीक है, इट क्लासिफाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट कैटेगरीज, यही इसका सही आंसर है। और ऑप्शन डी भी हम पढ़ लेते हैं, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी
ऑप्शन हट जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट होता है, ठीक है, यह हमें बताता है ये ऑर्गेनाइज करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कहाँ पे, इन करंट एंड नॉन करंट कैटेगरीज में। तो ये चीज हमें हेल्प करती है फॉर बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई थिंक जर्नल एंट्री से है। तो क्या कहता है कि XYZ कंपनी पेड सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इज एक्यूरेट। कहता है कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन या कौन सी जर्नल एंट्री यहाँ पे एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये सैलरी देगी कैश में देंगे ना, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो पीछे से देखो क्रेडिट कैश एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट कैश है तो हट गया, डेबिट कैश है तो हट गया। यहाँ पे डेबिट तो हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन 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 क्रेडिट तो कैश होना है ना। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेबिट करेंगे हम सैलरी एक्सपेंस को और क्रेडिट होगा हमारा कैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे नॉमिनल एंड रियल अकाउंट का रूल लगता है बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, द कंपनी रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री। एक कंपनी रिसीव करती है एडवांस पेमेंट किससे, कस्टमर से, ना कि सप्लायर या किसी और से, कस्टमर से। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री। ठीक, अब हमें पता है कि रिसीव करता है पेमेंट को, तो डेबिट क्या होगा, कैश आ गया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। सो डेबिट कैश ए ऑप्शन में, कि किसी और ऑप्शन में है ना, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो। चलिए नेक्स्ट, इन अ बैंक रिकंसिलिएशन आउटस्टैंडिंग चेक्स रेफर टू। कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में हम आउटस्टैंडिंग चेक्स किसको कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज चेक्स दैट हैव बीन इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड टू द बैंक, बस यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस हम एलिमिनेट भी कर सकते, कैसे, चेक्स दैट हैव बीन डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ना, ये अनकलेक्टेड। ठीक है, चेक्स दैट हैव बीन रिफंडेड बाय द बैंक, ना, गलत बात है। ठीक है, चेक्स दैट हैव बीन कैंसल्ड बाय द अकाउंट होल्डर, गलत ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे चेक्स मैंने लिखा है CHEKS। ठीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाया करो यार प्लीज, भावनाओं को समझो, इमोशंस को समझो, वर्ड्स को छोड़ो साइड में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, NEFT, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, NEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज टिपिकली रिकॉर्डेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज। कहते हैं ये जो NEFT होती है, जब हम रिसीव करते हैं किसी कस्टमर से, इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में। ठीक है, एन एडिशन टू द बैंक बैलेंस, ए डिडक्शन फ्रॉम द बैंक बैलेंस, एन एडिशन टू द बुक बैलेंस, ए डिडक्शन फ्रॉम द बुक बैलेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, ये एक एडिशन होता है हमारे बैंक बैलेंस में। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आर एन अमाउंट एडेड टू टैक्सेबल इनकम, ना, गलत है। एन एक्सपेंस दैट रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम, हाँ हो सकता है। टैक्स क्रेडिट, ना। टैक्स एग्जम्पशन, ना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि टैक्स डिडक्शन होता क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आ गई 1000 रुपये। ठीक है, अब आपने कुछ रूल्स के तहत डिडक्शन लिया टैक्स में। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको टैक्स इन पे देना था ना, ये टैक्सेबल इनकम थी आपकी 1000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने कुछ रूल्स के अंडर डिडक्शंस लिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि अब आपको 100% सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 90% पे होगा। ठीक है, तो अब आपको 900 रुपये पे टैक्स देना है। ठीक है, तो क्या हुआ, टैक्स डिडक्शन से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया ना टैक्सेबल इनकम। पहले 1000 थी, अब 900 रह गई, तो टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, कोई शक। ये एक टाइप का एक एक्सपेंस होता है जो रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम को। ओके, चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है। इजी सा क्वेश्चन है, लॉजिक से भी बन जाएगा।
चलिए, कहता है ग्रॉस इनकम इज इनकम बिफोर डिडक्शंस वाइल टैक्सेबल इनकम इज आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस इनकम इज इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स वाइल टैक्सेबल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ना, ग्रॉस इनकम इज सेम एज टैक्सेबल इनकम। ना, हो सकता है किसी केस में, ठीक है, किसी केस में हो सकता है, किस केस में हो सकता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ग्रॉस इनकम इंक्लूड्स ओनली सैलरी वाइल टैक्सेबल इनकम इंक्लूड्स अदर सोर्सेस। ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि ग्रॉस इनकम बिफोर डिडक्शंस होती है वाइल टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, फिर से मैं वही एग्जांपल समझाऊंगा। सपोज आपकी ग्रॉस इनकम है 1000 रुपये, कुछ डिडक्शंस हो गई, ठीक है, वहाँ पे जो बच गई, अब टैक्सेबल इनकम सपोज 900 या 800 रुपये है, ठीक है, ये आपका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ जनरल पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप। कहता है लाइबिलिटी क्या होती है, जनरल पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है जनरल पार्टनरशिप में। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ओनली फॉर डेट्स। ठीक है, ये ऑप्शन आप हट गया। अब इस दो ऑप्शंस में आप फंस गए। लेकिन अगर आपने जनरल पार्टनरशिप पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, अब लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक, अब आपने वो कंपनी भी बेची, उसके एसेट्स भी बेचे, उसका लैंड भी बेचा, सब कुछ फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड स्टॉक सब कुछ बेच दिया, ठीक है, तब भी आप पे सपोज 1 करोड़ रुपए डेट रहा दो पार्टनर्स पे। ठीक है, अब ये जो कर्जा रह गया आपको 1 करोड़ रुपए, ठीक, अब आप इसको, आप नहीं मतलब समझाने के लिए आप कह रहा हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। अब आपको ये कर्जा चुकाने के लिए, अब आपको ये कर्जा चुकाने के लिए, ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है, और ये चुकाना पड़ेगा। उसी का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और ये जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कभी जानबूझ मतलब कभी गलती से भी नहीं जाना इसमें। ठीक है, तो चलिए जी, in a limited partnership who is responsible for the day to day operations of the business। limited partnership में day to day operations जो होते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस में उसके लिए responsible कौन होता है। limited partners होते ना, ठीक है, जनरल पार्टनर्स होते हैं, हाँ। तीसरा बोथ लिमिटेड, ना लिमिटेड जब है ही नहीं तो ये ऑप्शन भी हट गया। नन ऑफ द पार्टनर्स, क्यों, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना रेस्पॉन्सिबल, तो ये भी हट गया। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्या होता है, इन लिमिटेड पार्टनरशिप जनरल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस, वाइल ये जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं इनका थोड़ा सा पेशी रोल रहता है, ठीक है, ये एक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ज़्यादा। कहता है इन ए सिंगल एंट्री सिस्टम हाउ आर एक्सपेंसेस टिपिकली रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक्सपेंस को टिपिकली किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या डेबिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिट्स, बताइए। बताओ। चलिए, इसका आंसर है एज क्रेडिट्स। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा क्रेडिट्स की तरह मतलब रखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिक्रीज इन इक्विटी। इससे क्या होता है, इक्विटी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ये मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को। आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। इंश्योरिंग लीगल कंप्लेंस, ना, ठीक है। असेसिंग एंड इंप्रूविंग सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, हाँ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बता सकते हैं। एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर, ना, ठीक है। अब 3 ऑप्शन हट गए तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, समझ आई कैसे आपको क्या करना है एग्जाम में। चलिए फिर ठीक है, फिर आप अच्छे बच्चे हो। चलिए ये वाला बना, इन कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स का डिफरेंस क्या है, या आप मुझे बताइए फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है। चलिए, ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट चेंज विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, पहली गलत है तो हम इसको काट देंगे, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ रिमेन कांस्टेंट होता है। वाइल वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, हो सकता है, सही है। बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंज प्रोपोर्शनली विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, बिल्कुल गलत बात है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात है।
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर, रॉ मटेरियल, है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारी मशीनरी। ठीक है, जैसे कि हमारी मशीनरी है, ये फिक्स रहता है। वॉल्यूम आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो या कम करो, इसका कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पर्पज क्या होता है? टू एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम ना। टू एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स ना। टू एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज यूज्ड, हाँ जी, यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है। ये एलोकेट करता है कॉस्ट्स को बेस्ड ऑन, जो बेस्ड होती है किस पर, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज जो यूज होते हैं इसमें। ठीक है, टू एलोकेट कॉस्ट इज इक्वली अमंग ऑल प्रोडक्ट्स ना, ये भी हट गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेट्स कॉस्ट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्ट्स। बात आई समझ? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जो प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? ठीक है, आरबीआई है? अब बोलोगे सर नहीं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, नो। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे बता देना कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और कहाँ पे हुई। ठीक है, डेट विद मतलब वो प्लेस। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब्लिक फाइनेंस व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिंटैक्स। पब्लिक फाइनेंस में सिंटैक्स का मतलब या पर्पस क्या होता है? ठीक है, सिन वैसे आपको वर्ड से ही पता चलता है कि सिन मतलब गुनाह होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत कामों पे जो टैक्स लगाया जाए उसी को हम सिन टैक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। टू डिस्करेज अनहेल्दी बिहेवियर, क्या डिस्करेज करेगा अनहेल्दी बिहेवियर को? हाँ हो सकता है, अनहेल्दी बिहेवियर है उसको डिस्करेज करने के लिए सिन टैक्स लगाया जाता है। अनहेल्दी बिहेवियर मतलब जो हेल्थ को अपोज करता हो, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, है ना, और क्या है, गुटखा, पान मसाला, ड्रग्स, ब्राउन शुगर। चलिए जी, सी बी ऑप्शन, टू प्रमोट सर्टेन इंडस्ट्रीज ना, गलत है। टू फंड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, गलत। टू रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स, गलत। तो वैसे भी एक ही ऑप्शन रह गया यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी जेकेएस भी ये कांड करता है, तो इसलिए मैंने ये ऐसा क्वेश्चन रखा है। वैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी देख लेना। चलिए, तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको आज नहीं रखा। आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा। पार्टनरशिप पर होंगे, अच्छा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे होंगे, जर्नल एंट्री पे होंगे, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस पे होंगे, और कुछ और रह गया, हाँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो उस पर भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट्स, लेकिन लेवल इसी के आसपास जेकेएसबी का रहेगा। ठीक, तो अब जो सेफ स्कोर है इस टेस्ट का, इस प्रैक्टिस सेट का, वो है 25+। ठीक है, अब आपने कितना स्कोर किया और आप कितना परेशान हो गए इस टेस्ट से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।